एटॉमिक नंबर, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, छठे ग्रुप के मेंबर हो देखें, इसके वैलेंस शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है आपको मोस्टली डाइवेलेंट नजर आता है। ऑक्सीजन की 2 से ज्यादा बॉन्ड यूज नहीं होते, ये डी ऑर्बिटल को इस्तेमाल नहीं करता। डी ऑर्बिटल को इस्तेमाल क्यों नहीं करता? इसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं। दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन सा सब शेल होते हैं दूसरे शेल में? एस और पी। अगर इसके पास होता तो इस्तेमाल कर लेते। जैसे कि कल मैंने यही रीजन उसमें भी बताई थी आपको। किससे पिछला कौन सा मेंबर पढ़ रहे थे हम? कार्बन। कार्बन के पास भी नहीं है, लेकिन उसके नीचे वाले मेंबर जो है, कार्बन से नीचे एलिमेंट कौन सा होता है? सिलिकॉन में है, सिलिकॉन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे नहीं है, सल्फर के है। सल्फर के बाद से तो इसके पास डी ऑर्बिटल है, तीसरा चौथा शेल तक जा रहे हैं। 3s2 3p4 3d भी है। और बाज़ औक़ात ये अपना s का एक इलेक्ट्रॉन और p से भी एक इलेक्ट्रॉन, p की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वक्त क्या है 3p4 में? px2 py1 और pz1। तो px में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो प्रमोट हो जाता है, तो 3 हाफ फील्ड हो जाएंगे, s भी हाफ फील्ड हो जाएगा। s का और p का एक इलेक्ट्रॉन जब आगे जाएंगे dxy और dyz में, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। तो ये सल्फर 3 इलेक्ट्रॉनिक 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। -2 तब शो करेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, p4 से हो जाएगा p6। ठीक है। +2 शो करेगा जब ये +2 भी शो करता है, हम इसको डिटेल से बाहर डिस्कस करेंगे अभी सारी विद एग्जांपल्स। आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज होगी, देखें 141 से 200, ये अब नॉर्मल सा बिहेवियर आ जाता है, डिस्कस करेंगे। रीजन फिर वही है कि ये बॉन्ड ज्यादा बना सकता है, प्रमोशन हो सकती है, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, आयोनिक रेडियस इंक्रीज करता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं। वंस अगेन क्वेश्चन फिर वही वाला आ गया, -218 से 130, तो -218 प्लस 113, तो ये चला जाएगा तकरीबन 331, 331 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट -183 का मतलब क्या है? सादा अल्फाज में कोई मतलब समझा सकते हैं -183 का मतलब क्या है? वो तो है -183 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको 0 पे, -10 पे, -50, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रखेंगे तो क्या रहेगा? ये गैस। -150 पे भी गैस, -180 पे भी गैस, -183 पे जाके या -183 से जब नीचे जाएंगे तो कितना टेम्परेचर होगा? -184 या 4। जब -184 पे जाएंगे तो किस फॉर्म में चला जाएगा? लिक्विड फॉर्म। और जैसे ही टेम्परेचर -183 पे आएगा, हालांकि ये बहुत ही लो टेम्परेचर है, सर्दियों में टेम्परेचर -1 नहीं होता और हमने 4 चीजें पहनी होती हैं। ये -183 पे भी आएगा तो लिक्विड ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगी गैसियस ऑक्सीजन में। तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतनी ज्यादा वीक होती है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहती है। सल्फर नॉन मेटल है, 444.6। कभी यूज किया, कभी देखा? कहाँ, कैसे, कौन सी? सल्फर प्योर फॉर्म की बात हो रही है। ये कभी बचपन में आपने या छोटे बहन भाइयों को देखा हो तो वो पटाखे चला रहे होते हैं, उनका एक पाउडर होता है येलो सा कलर का, जिसे आम जुबान में पटास भी बोलते हैं। एक वो एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, येलो पाउडर मिलता है, वो येलो पाउडर प्योर सल्फर। ठीक है, शायद यहाँ पे पिक्चर भी गिवन होगी। ये येलो कलर का पाउडर होता है, येलो कलर का सॉलिड ऐसे जो कंप्रेस कर दिया जाता है। और ये जो आतिशबाजी फायरवर्क्स होते हैं या दूसरा कंबस्टिबल मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है। डेंसिटी देखें 0.013, 2.0646, 9.4 रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जनरल प्रॉपर्टीज मैं बता चुका हूँ कि नॉन मेटल्स भी हैं और इस ग्रुप में मेटलॉइड भी हैं और मेटल्स भी हैं। कौन सी मेटल है? पोलोनियम हैवी मेटल। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस इंक्रीज करते हैं, आयनाइजेशन इज वेरी हाई, रिलक्टेंट इन इलेक्ट्रॉन लूज। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करते। ऑक्सीजन क्यों लूज नहीं करता? इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन आफ्टर फ्लोरीन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। इसी तरीके से ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑल एलिमेंट शो एलियोट्रॉपी। एलियोट्रॉपी कल आपने ही लोगों ने मुझे बताया था कि एलिमेंट अगर एक से ज्यादा किस फॉर्म में रहे? क्रिस्टलाइन फॉर्म में, एक से ज्यादा क्रिस्टल फॉर्म हो उसकी तो उसको एलियोट्रॉपी बोलते हैं। और कंपाउंड ऐसी प्रॉपर्टीज शो करे तो हम इसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म।
मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये हर ग्रुप में है, लिखा मैंने यहाँ पे है, सब ग्रुप के लिए है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान, इसी को तो मेटल बोलते हैं। मेटल की केमिकल डेफिनेशन क्या है कि ऐसा एलिमेंट, ऐसे केमिकल स्पीशीज जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, लो या हाई? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी लो हो। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये है कि कितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी लो होती है और आयनाइजेशन एनर्जी भी लो होती है। और ये सब मेटल्स के लिए। इससे पिछले ग्रुप में भी हमने देखा था कि नीचे बिस्मथ और लेड मेटालिक फॉर्म में थे। स्टार्ट कहां से हुए थे हम, बोरॉन से, अगले ग्रुप में कार्बन से, इस ग्रुप में ऑक्सीजन से। तो डाउन द ग्रुप साइज के इंक्रीज करने से मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। और ये बात हमने पहले ग्रुप में भी की थी कि बाय डेफिनेशन मेटल की डेफिनेशन के मुताबिक सबसे बेस्ट मेटल सीजियम, बिकॉज वो पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। तो सबसे अच्छी मेटल्स का ग्रुप अल्कली मेटल, और उनमें भी सबसे अच्छी मेटल कौन सी है, जो बॉटम में है, सीजियम। क्लियर? ऑल एलिमेंट्स आर पॉलीमेरिक इन नेचर। मेटल कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, लेकिन डी ऑर्बिटल सब में इन्वॉल्व नहीं, ऑक्सीजन में नहीं। कौन कौन सी +2 +4 +6, इसके अलावा कोई हो सकती है? -2 ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की -2। इसी तरीके सल्फर की भी -2 होती है। कौन सी कंपाउंड बोले? H2S, H2S, H की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और सल्फर की -2। एक मार्कर तो ले हैं कोई आगे जल्दी से, ये है आपके पास? तो जहन में आ गया कंपाउंड सल्फर के? मैं 3-4 कंपाउंड लिख देता हूँ, उन कंपाउंड में आपने मुझे उसकी ऑक्सीडेशन को एक दे दें, बस कोई ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं। तो ये H2S -2, एक हाइड्रोजन की +1, दो हाइड्रोजन की +2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कितनी हो जाएगी, SO3 सल्फ्यूरिक एसिड में कितनी होगी, +2 वाला कोई कंपाउंड बताएं। चार तो मैंने बता दिए, +6 हो गया, +6 +4 -2, +2 वाला कोई कंपाउंड तो ये भी आ जाएगा। तब तक आप जेल में घुमाते रहे +2 वाला कोई सल्फर का कंपाउंड। तो -2 +2 +4 एंड +6 एक्सेप्ट ऑक्सीजन, वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज -2। दो ही बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अर्थ प्लस का 50% है ऑक्सीजन। हमने अल्कली मेटल्स को देखा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखा और कहा कि ये कंबाइंड स्टेट में होती है। आयरन को देखा, कल हमने इतनी सारी ओर्स देखी, उन सब में किसी न किसी तरीके से ऑक्सीजन मौजूद होता है। एलुमिना Al2O3, Al3O4, Fe2O3, FeO4, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, सिलिकेट SiO3, ये सारे के सारे कंपाउंड एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन मौजूद। तो किसी न किसी फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में, किसी न किसी सॉल्ट की फॉर्म में ये मौजूद है। 50%। एयर में कितने परसेंट होती है? 21%, बिल्कुल ठीक। और वाटर में कितनी होती है, कैसे निकालेंगे? 89% कैसे निकलता है? मैं भी बाकियों को देख रहा हूँ, आप जवाब दें तब तक। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऑक्सीजन का मास कितने है? वाटर का मास कितना होता है? सारी गैसेस के लिए टेबल है ऐसे। वाटर का मास, अब वाटर में हाइड्रोजन कितने हो गए, हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 2 ग्राम होती है ना,
और टोटल मास कितना वाटर का एक मॉलिक्यूल 18, ये 11% जवाब आ जाएगा इसका। इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 100 के साथ, करके देख लो। यही दो एलिमेंट्स थे ना, तो इसी तरीके से निकल आएगा। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला यही है, जिस चीज की परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर रखिए, टोटल को नीचे रखिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 100 के साथ। आपके मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकलती है, मार्क्स यू ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। आपके ऑब्टेन मार्क्स में से इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, कैसे निकालोगे? इंग्लिश के मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्टेन मार्क्स। आपके मार्क्स में से इंग्लिश के मार्क्स की परसेंटेज कितनी? क्लियर होगी बात? एयर के केस में आप, एयर के केस में क्या कहना चाहते हैं, पहले मेरे क्वेश्चन ओवरऑल में क्या पता चलेगा एयर का क्या मालूम होता है? हम एयर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे वाटर लिखा हो, फिर आप वाटर की बात कंफर्म करना चाह रही हूं कि एयर के केस में भी हम कर सकते हैं कि अगर वो हमसे पूछे कि मीडियम एयर कितनी है, वो परसेंटेज आप याद करेंगे। अब हीलियम एयर में कितनी है, मुझे आपके अभी तक क्वेश्चन या तो आप सही कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। एयर मिक्सचर है, उसमें 78% ऑक्सीजन नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है। ये होमोजीनियस, ये यहाँ नहीं है कि यहाँ पे है वहां पे है। अब जैसे जैसे हाइट की तरफ जाते हो तो गैसेस की परसेंटेज कम होती है, गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती है। डॉल्टन लॉ के मुताबिक आप मरी में जाएं तो आपको पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से सांस में थोड़ी सी दिक्कत होती है, प्रेशर 760 से आ जाता है 700, ठीक है। और हाइट पे जाए सांस लेना और मुश्किल, 11 12 13 13.5 14,000 फीट की बुलंदी पे आपको हल्का सा चलने फिरने में चक्कर फील होने लग जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी एडॉप्टेड है 21% ऑक्सीजन लेने पे। ऐसे ही जब ऊपर जाएंगे तो सारी गैसेस कम हो जाती हैं, नाइट्रोजन की परसेंटेज भी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की परसेंटेज भी कम हो जाएगी, हीलियम की भी, हाइड्रोजन की भी। अब आप कहीं से भी सैंपल लें इस रूम से या इस पूरे इलाके से, जगह से हम ले रहे हैं, आपको हर जगह पे 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन ही मिलेगी। लेकिन अगर परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो वो परसेंटेज ही तो बता रहा हूँ मैं, 78%। हर 100 पार्ट्स ऑफ एयर में से 78 पार्ट्स होते हैं, 78 मॉलिक्यूल्स होते हैं नाइट्रोजन के, 21 मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो वो परसेंटेज उसी को तो बोलते हैं परसेंटेज 100 में से। कैल्शियम कार्बोनेट में 48%, ये कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बताएं कितना होगा ऑक्सीजन का मैस? 48। बस यही गलती करते हैं, ये पता होगा सबको, एक नहीं यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। वाटर में कितना ऑक्सीजन था, वाटर में था वाटर 1 ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पे 3 है, तो 3 का मैस कितना आ जाएगा, 48। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कितना, मैस कितना है, 100। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 52, और इसका 48, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 48। क्लियर होगी चीजें कैसे परसेंटेज निकालते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाले थे, जल्दी से रजिस्टर पे। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होगी? फिफ्टी 50%। बाकी साथ वाली जल्दी से आंसर बताएं। हाँ जी, कितना होगा? जिन्होंने कर लिया हैंड रेज करें और जल्दी से आंसर बताएं, कितना परसेंट? 50%। आपका साथ वाली 60%, 82। आप नेक्स्ट वन 82। आपका कितनी देर लगा दी? अमोनिया और नाइट्रोजन बस कितनी? 82, 82, 82। हाँ जी, कितना आंसर? ये देख लें कितना बनता है। ये फॉर्मूला किसने लगाया, उसका आंसर ठीक है, और तकरीबन 82 बनता है। 50% कैसे निकाल दी? अमोनिया का फॉर्मूला बताएं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल है, एक एटम है। यहाँ पे देखो 3 है, वाटर में 1 है। अब समझ आई है? ये मुझे पता था परसेंट गलत कर देंगे, इसलिए मैंने करवा दिया था, हालांकि मैं अज्यूम करके डाल था कि अब आपको 2 एग्जांपल के बाद समझ आ गई होगी।
सिलिकॉन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की कैसे निकलती है 53%? अब ये भी जरा गलत करें, मतलब कि जल्दी से करें। सिलिकॉन का टॉपिक मैं नहीं बताऊंगा, मास्टर्स करके बैठे हैं आप लोग। हाँ, सिलिकॉन का कितना होता है मैं नहीं बताऊंगा, 28 है, बाकी आपको ढूंढते रहे। बड़े अफसोस की बात है, अभी तक आपको एलिमेंट्स के पहले 20 एलिमेंट्स तक के नाम नहीं याद। टाइम ही नहीं याद रहते, वैसे याद होते हैं। ऐसे ही होता है, टाइम पे जरूरत पड़ती है ना उनकी। आप प्रिपरेशन टेस्ट के तैयारी टेस्ट देने के बाद तो नहीं कर सकती ना, तो ये टाइम अभी है। क्या फॉर्मूला लगाया है? 32 डिवाइडेड बाय 60, और ये 2 ऑक्सीजन 32, इसका कितना हो जाएगा 28। तो 32 को डिवाइड कर दें 32 को डिवाइड कर दें 60 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, सो तो हमने इस पे ही 5 मिनट जाया कर दिए। अच्छा जी, प्रेजेंट सल्फर, सल्फर के 2 अजीब अजीब से काम। ये जो गार्लिक में टेस्ट आता है वो इस वजह से होता है। ये जो सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं ये ऑनियंस में होते हैं, जब आप प्याज काट रहे होते हैं तो धाड़े मार के रो रहे होते हैं, इसके ऑक्साइड जो है वो आंखों में जाते हैं, आंखों में मौजूद वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड्स बनाते हैं और वो आंखों में इरिटेशन कॉज करते हैं और पानी निकलता है ताकि वो एसिड जल्दी से रिलीज होता जाए। अगर उन्हें आंखें बंद कर लेंगी अंदर रहेगा तब तक चुभन करते रहेगा, अदरवाइज जल्दी से आंखें वॉश कर लें ताकि वो निकल जाए। तो ये आपके पास बाहर, और अनियन में प्रेजेंट है, गार्लिक में, मस्टर्ड हेयर ऑयल में प्रेजेंट है, एग में, प्रोटीन में। कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, गंदी स्मेल, मुंह बनाते गंदे गंदे, और खराब अंडे से तो बहुत स्मेल आती, ठीक है। वो किस वजह से होती है? वो सल्फरस कंपाउंड की, सल्फरस कंपाउंड और ये जो गटर वगैरह खुलते हैं इनमें से जो सबसे बुरी स्मेल आती है वो सल्फरस कंपाउंड की वजह से होती है। गार्लिक में से वैसे आती है, ऐसे ही एग से भी आती है। जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है एग से, वो इसी सल्फर की स्मेल से ही एलर्जिक होते हैं, उनको बुरी लगती है। बात तो लोगों को अच्छा लगता है कि अंडा खा गया, कुछ लोगों को स्मेल आ रही थी, खाते स्मेल आ रही होती है, फिर सल्फर कंपाउंड की वजह से होता है। ध्यान में रखेंगे, ऐसी चीजें कॉमन चीजें पूछ लेते हो, फिर हम कहते हैं टेस्ट बड़ा गंदा आया था। आ भी जाता है गंदा, लेकिन ये चीजें पता होनी चाहिए। ये इसके कुछ ओर्स हैं, नाम याद रखें, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं और नाम भी इतने बड़े नहीं है। 4 ऑप्शन देने में मुश्किल नहीं होगी, ऑल दो ये मुश्किल काम है लेकिन कोशिश कर सकते हैं हम लोग। आगे जी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर के कौन कौन से सिमिलैरिटीज हैं, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं? बोथ हैव आउटर शेल बोथ हैव सेम आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि छठे ग्रुप का मेंबर है तो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, NS2 NP4, एक का 2s2 2p4 होगा, एक का 3s2 3p4 होगा। मैं n का वर्ड यूज कर, बोथ आर यूजुअली डाइवेलेंट, यूजुअली का है, कल हमेशा नहीं का, ऑक्सीजन हमेशा रहेगा लेकिन सल्फर हो सकता है। बोथ शो एलोट्रॉपी, कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं ऑक्सीजन के? 2, O3 एंड O2, एक होते हैं ओजोन और दूसरा ऑक्सीजन। इसके अलावा दूसरी सल्फर के, बिल्कुल, एक को हम बोलते हैं, एक रोम्बिक होती है और एक होती है ऑर्थोरोम्बिक, ऐसे ही है। तो ये सल्फर का, बोथ हैव पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल S2 S4 S8, और ये O2 के फॉर्म में। बोथ कंबाइंड विद मेटल विद -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आपसे पूछ रहा था और आपने मुझे अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया था, ये आ गया। बोथ कंबाइंड विद मेटल, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। तो ये सल्फाइड जहां भी होंगे, सल्फाइड आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2, ये सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन S2 SO3 -2 क्या होते हैं? सल्फाइड, सल्फाइड IT, सल्फाइड, सल्फेट, इसका नाम आप बताएंगे, मुझे नहीं आता। S2O3 मारे तो का कोई बात नहीं, समझे आपको रमजान ट्रांसमिशन में आप बैठे हैं, शायद कोई तुक्का सही लगे और आपको। ये है थायोसल्फेट,
नाम नहीं सुना होगा कभी। तो ये सारे ये नाम याद रखें। सल्फाइड IDE, SO3 -2 सल्फाइड ITE, SO4 -2 सल्फेट ATE। ये रूल है। आइड कब लगाना है, एट कब लगाना है, आइड कब लगाना है। ITE, ATE और IDE पे कब एंडिंग करनी है मैंने एक स्लाइड में आगे डाला दिया। क्लियर हो गया। सॉरी, थायोसल्फेट। बोथ आर फाउंड इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं, और ये सल्फर की मैंने अभी फोटो दिखा दी, पाउडर फॉर्म मिल जाती है। बोथ आर टिपिकल नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल। डिफरेंसेस आर, एलोट्रॉपिक फॉर्म दो है इसके। एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन से, तीन, रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है और प्लास्टिक। सल्फर प्लास्टिक है, गैस होती है, सॉलिड होता है। ये वाटर में सॉल्युबल है, ये वाटर में इनसॉल्युबल है। ये कंबस्चन में हेल्प करती है, ये इट्स सेल्फ कंबस्टिबल मटेरियल। इसको अगर जलाना हो तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, लेकिन खुद ऑक्सीजन बर्न नहीं होती। और कल मैंने इसकी एक मिसाल भी दी थी। ऑक्सी पढ़ाया था मैंने, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, यही है कहीं और पढ़ाया था। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम ये जो वेल्डिंग में काम आता है, वेल्डिंग पढ़ाया था, वेल्डिंग जैसे कोई बात यहाँ पे हुई थी डिस्कस, तो आई थिंक सो हुई थी। एसिटिलीन गैस होती है, और एसिटिलीन गैस को बर्न किया जाता है एक सिलेंडर में, वो उन्होंने जलाया होता है अपना बर्नर, तो बिल्कुल लाइटर से या माचिस की चलती हुई तीली की तरह उसमें से गैस निकलती है। लेकिन जैसे दूसरा सिलेंडर ऑन करते हैं तो उसका शोला तेजी से बाहर आता है, कलर भी होता है, आवाज आने लग जाती है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन के वो मिक्सचर बन जाता है, उसे बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। 2-2,500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फौरन से ही बर्न कर देता है मेटल को, और प्रोड्यूस कर देता है, उसको मेल्ट कर देता है, जिससे हमारे पास प्रोड्यूस होती है। मैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का टेम्परेचर देखना चाह रहा हूँ कितना है। चलें ये देर में रखिएगा, से देख लेते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ये जब आएगा हम इसे देख लेंगे, अचानक से बात सामने आ गई तो। अच्छा, उसके बाद ये पैरामैग्नेटिक है और डायमैग्नेटिक है। कैन एनीवन एक्सप्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, कौन से ऑर्बिटल्स, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स। कोई और जो इसको मजीद एक्सप्लेन सही से कर सके। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये बात तो पता है आपको, अनपेयर्ड होते हैं और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। दो कंडीशन है इसकी भी, इसकी एक ही कंडीशन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस जरूरी है। कहाँ पे, ABMO में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, ना के वैलेंस शेल। The presence of unpaired electron in anti-bonding molecular orbitals टर्म ठीक करने में, anti-bonding molecular orbital में, और ये हमें आंसर मिलता है molecular orbital थ्योरी से, MOT पढ़नी है। तो ये पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते क्या हैं बाय डेफिनेशन, जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो, स्लाइटली अट्रैक्ट होने बोलते हैं हम, जो है वो पैरामैग्नेटिक है, और जो रिपेल करें वो क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक की दो कंडीशन वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स या तो हो ही ना, कहाँ पे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन्स हो तो पेयर्ड हो, ना होना डायमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉन का होना लेकिन पेयर्ड फॉर्म में डायमैग्नेटिज्म। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का होना और अनपेयर्ड फॉर्म में, तब वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म। रिएक्शन विद वाटर, नो रिएक्शन, ये वाटर के साथ लिटिल H2S एंड SO2 विद स्टीम। तो ये थोड़ा सा स्टीम के साथ, स्टीम मतलब कि स्टीम कब बनती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब पानी बॉयल होने लग जाता है, तो इसका मतलब उस पानी का टेम्परेचर, पानी, उस पानी की कहने की बजाय मैं यूज कर लेता हूँ H2O का, ठीक है। हम मोस्टली पानी फॉर्म लेते हैं, ये जो लिक्विड फॉर्म में पानी को बोलते हैं, जो उसको बोलते हैं वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर्स का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होते हैं, उस हाई टेम्परेचर पे वो एक्टिवेटेड होता है, तब वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं करता। अगर ये रिएक्शन करता होता तो हमारे हवा में जितनी ऑक्सीजन है वो हवा में मौजूद वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन कर जाती, हमारे समंदर, झील, दरियाओं जितना पानी उनके साथ रिएक्शन कर लेती, ऑक्सीजन तो बचती ना।
रिएक्शन विद एसिड नहीं करता, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में और अमोनिया में, और प्रोड्यूस हो जाती है ऑक्सीडाइज बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड अमोनिया, दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है। अच्छा, रिएक्शन नहीं करता अल्कलीज के साथ, ये अल्कलीज का रिएक्शन करके रिएक्ट विद अल्कलीज एंड फॉर्म सल्फाइड्स एंड थायोसल्फेट से लिखा हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इसकी -2 +2 +4 एंड +6। सल्फ्यूरिक एसिड, मुझे अभी तक +2 का आपने कोई कंपाउंड नहीं बताया। यहाँ देखें को नजर आता है +2। इस कंपाउंड में मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सिनाबार में? ये मर्क्यूरस है या मर्क्यूरिक है? मर्क्यूरस वाले हाथ खड़ा करें, मर्क्यूरिक वाले मर्क्यूरस। मैं गलत हूँ, मर्क्यूरिक। मेरी तरफ देखे हाथ खड़ा करें। S -1 में जाते नहीं। S पे कितनी होती है -2, और मरकरी पे कितनी होगी फिर +2। +1 हो तो मर्क्यूरस, +2 हो तो मर्क्यूरिक। दिस इज मर्क्यूरिक सल्फाइड, नॉट मर्क्यूरस। बात समझ आई मेरी? सल्फर पे होती है -2, सल्फाइड -1 वाला तो है ही नहीं। अगर सल्फर पे -1 होती तो मरकरी पे कितना आता +1, फिर हम कहते हैं मर्क्यूरस। सल्फर पे तो आती है मिनिमम कितनी -2, तो इस पे कितनी होगी फिर +2, तो ये मर्क्यूरस नहीं है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ढूंढ के लाना, दिमाग घुमाए अभी आ जाएगा। कोई बहुत कोई इतना कोई वो एबनॉर्मल कंपाउंड या कोई वो नहीं है कि ये एक्सेप्शन जो मैं आपसे पूछूं, बड़ा सिंपल सा कंपाउंड है, कोई दिमाग घुमाए जरा। सल्फ्यूरिक एसिड है, मिनरल एसिड बोलते हैं, 3 मिनरल एसिड है, कौन कौन से? ठीक हो गया, एक मिनरल एसिड है, जाबिर बिन हयान ने प्रोड्यूस किया, उसका नाम ऑयल विट्रियोल भी है, याद कर लीजिए। इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। क्यों किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं? तकरीबन हर इंडस्ट्री में ही यूज होता है। कल हमने चीनी की इंडस्ट्री में, शुगर इंडस्ट्री में भी इसका यूज पड़ा था कि वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। नाइट्रिक एसिड की इंडस्ट्री में यूज किया था कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है। 98% प्योर नाइट्रिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है 100% नाइट्रिक एसिड के अंदर, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल का मतलब क्या होता है? बताएंगे कल? चलो देख लेंगे। ऑयल ऑफ विट्रियोल का मतलब आप कल ढूंढ के लाते हैं। नहीं, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट इन स्प्रिंग एंड रिवर्स। ये स्प्रिंग में, स्प्रिंग मतलब कि ये आबशारें और झरने दरियाओं में है। अच्छा, ये होता है सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अब आ रही है आपको आवाज? जी सर अब आ रही है। तो जी ये आपके पास प्रोड्यूस करता है सल्फर डाइऑक्साइड और मेटालिक सल्फेट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज है। ये रिमूव वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वाटर को डिहाइड्रेट, वाटर को रिमूव करने के लिए वहां से यूज होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस करता है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। इंपॉर्टेंट नहीं है इन सेंस कि एक दिखने में अच्छा लगता है बच्चों को ये दिखाने के लिए कि अगर आप चीनी लें और चीनी का फॉर्मूला C12H22O11, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दें तो आपके पास कार्बन ब्लैक बना देते हैं। साथ में ये एनर्जी, हीट एनर्जी निकालते हैं और साथ में बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से उड़ जाती है और कार्बन इस सुक्रोज में मौजूद कार्बन कार्बन ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है और ये इसको, इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बन स्नेक। ये ऐसे बीकर से जो है कार्बन ब्लैक पाउडर के फॉर्म में पोरस सा मटेरियल ऐसे निकलता है बीकर से बाहर, गोल, इसका कार्बन स्नेक। जैसे आप शुगर लें, थोड़ा सा एसिड डालें, 10-15 ग्राम चीनी लें, 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड डाल के उसे हल्का सा हिला के सेट हो जाए, फौरन से रिएक्शन होगा, कार्बन गैस निकल दी जाएगी और कार्बन, इसमें मौजूद कार्बन जो है वो ब्लैक पाउडर के फॉर्म में, पाउडर ऐसे निकल आता है पूरा का पूरा बाहर पोरस मटेरियल के फॉर्म। अच्छा जी, उसके बाद है कि H2S को कन्वर्ट कर दिया सल्फर में, ये ऑक्सीडाइज किया, रिड्यूस किया, ऑक्सीडाइज किया। ये -2 से कहां चला गया? 0 में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइज कर दिया। सारे एसिड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। एसिड्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद क्या हो जाते हैं? रिड्यूस। HBr को ब्रोमीन में -1 से 0 में, HI -1 से 0 में। रिएक्शन BaCl जो बेरियम क्लोराइड के साथ एंड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करें तो बेरियम सल्फेट बना देता है, क्लोराइड यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे नाइट्रेट रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? सल्फेट जो है वो लेड सल्फेट के साथ। एज रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। तो दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होना चाहिए फिर? स्ट्रॉन्ग, जो इसको ऑक्सीडाइज कर दे और खुद ऑक्सीडाइज ना हो। तो यहाँ पे रिएक्शन है विद पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। ये तो शरबत बन गई है, मुझे याद ही नहीं रहा। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपने उसमें पढ़ा होगा बायर्स रिएजेंट में, बायर्स टेस्ट के अंदर, या ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के अंदर इस रिएक्शन को ऑलरेडी पढ़ा होगा। ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, KMnO4 reacts with K2Cr2O7, बाकी प्रोडक्ट्स नहीं लिख रहा। ये बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज कर देता है। हेलोजेंस एंड नोबल गैसेस, सल्फ्यूरिक एसिड की बेशुमार रिएक्शन है, लेकिन हमने उसमें प्रोडक्ट्स वगैरह याद जो करने थे वो मैंने चीजें लिख दी हैं, बाकी रिएक्शन को रटा मारने की जरूरत आपको वहां पे नहीं। हेलोजेंस ग्रुप नंबर 7, हेलोजेंस को हेलोजेंस भी बोलते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग, इसमें का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर्स। और कब ये सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं? जब ये रिएक्ट करते हैं विद सारी मेटल्स के साथ, सारी मेटल्स के साथ, अल्कलीज के साथ भी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ, बाकी मेटल्स के साथ, लेड के साथ भी बना लेते हैं। तो ये अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ की वजह से मेटल्स के साथ क्या कर जाते हैं? रिएक्शन कर जाते हैं। नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं। कोई नॉन मेटेलिक हैलाइड का नाम बताएं, नॉन मेटेलिक हैलाइड कोई? HF ठीक है, नॉन मेटेलिक हैलाइड है। और HCl, इसके अलावा बताएं बैच को हटा के।
CH3 Cl CCl4 CHCl3 Ca2Cl2 S2Cl2, तो ये सारे के सारे नॉन मेटल हैलाइड्स। इंट्रोडक्शन टू हैलोजेंस। हैलोजन का मतलब सॉल्ट फॉर्मर्स, स्मॉल साइज, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वेरी रिएक्टिव, और इनके रिएक्टिविटी की रीजन इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। exist in three states with diatomic molecules. थ्री स्टेट से मतलब क्या है यहाँ पे? गैस। कौन कौन से बात का मतलब है, जल्दी से पिक करें इस बात को। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। पीरियोडिक टेबल में दो एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, एक का नाम अभी आपने लिया और दूसरी मरकरी, बिल्कुल ठीक। हाई चार्ज डेंसिटी होते हैं, ये हमने पहले से डिस्कस किया। फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। ये जी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, NS2 NP5, फॉलोइंग 2S2 3 फिर 4 और फिर 5। कलर याद कर लीजिएगा, इसके रटा मार लीजिएगा जरूर इन हैलोजेंस के कलर। हैलोजेंस के कलर को जरूर रटा मार लीजिएगा। फ्लोरीन का पेल येलो गैस है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस है, ब्रोमीन रेड ब्राउन लिक्विड है, और ये शाइनी ग्रेश ब्लैक सॉलिड है। आयनाइजेशन एनर्जी 1981। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी कितनी चाहिए? 1681 किलो जूल पर मोल। और इससे कम एनर्जी पे मैग्नीशियम के दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम कितनी? 738, सेकेंड वन 1400 समथिंग। तो इससे कम एनर्जी पे मैग्नीशियम के दो निकल जाते हैं, इसका एक नहीं निकल रहा इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज and the most high electronegative value in the elements in the periodic table. 1251 1140 1008, electronegativity -3.22, electron affinity -349 325 249। एक abnormal behavior है यहाँ बड़ा important, वो आप जवाब देंगे जल्दी जल्दी से। पहले तो उसको रेक्टिफाई करें, है कौन सा? इसकी तरफ नजर नहीं गई? यहाँ तो डिफरेंस थोड़ा है, 295 से 325। यहाँ फर्क देखो, 3 से 349 346 के डिफरेंस पर नजर नहीं गई? हाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, लेकिन इलेक्ट्रो एफिनिटी नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता, क्यों? स्मॉल साइज है, बिल्कुल ये भी एक रीजन है। और स्मॉल साइज है, इसका वैलेंस शेल कौन सा है? दूसरे का साइज बड़ा स्मॉल है। आपने बोहर एटॉमिक मॉडल की मदद से कैलकुलेट भी हो सकते हैं। कितना होता है? तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग एंगस्ट्रॉम उसका साइज होता है दूसरे का। अब इतना साइज स्मॉल है, दूसरा इसका शेल जो है वही इसका वैलेंस शेल है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। जबकि क्लोरीन का वैलेंस शेल कौन सा है? 3rd। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 7, और यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन। एक साइज इतना है और दूसरा साइज इतना और तीसरा साइज इतना। इस केस में दूसरा शेल है और उसमें 7 इलेक्ट्रॉन जब अकोमोडेट करने पड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला थोड़ा होगा, ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन का फासला थोड़ा है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन होती है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेट करना आसान काम नहीं होता, जबकि क्लोरीन में ये आसानी से हो जाता है। तो उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट आसानी से नहीं करता, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। वो तो मैं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम अपने ग्रुप्स में। और उसकी रीजन कि ये स्मॉल साइज है, इस पे थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, और ये थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को पेनिट्रेट नहीं होने देता, वो आसानी से पेनिट्रेट नहीं हो पाता। पहले से मौजूद 7 इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए हैं, पहले ही बड़े कंजस्टेड एनवायरनमेंट के अंदर है, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, रिपेल कर देते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं।
उसके बाद है जी आपके पास ये फ्लोरीन क्लोरीन आप देखें, उसके बाद नॉर्मल भी है 349 325, तो यहाँ पे कम हो जाती है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये बाकी दो गैस फॉर्म में है, एक लिक्विड फॉर्म में और ये सॉलिड फॉर्म में, और इसका जो है साइज इतना लार्ज हो जाता है, इसकी वैंडर वॉल फोर्स इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज तो कर सकता है, मेटेलिक टाइप हो जाता है, मेटेलिक नेचर आ जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट करता नहीं है, हो जाता है। अच्छी खासी एनर्जी है ये 295, ये बुरी नहीं है, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इतना अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितने ये वाले एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज दी हुई हैं, और ये कल बात हुई थी किस पे आती हैं, पॉलिंग स्केल पे, और ये आर्बिट्रेरीली टेकन वैल्यू है, फ्लोरीन को हमने मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रखा। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टीज, देखें तो कुछ आयनिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, कोवलेंट रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसमें कोई इश्यू तो नहीं ना, साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट देखें तो मेल्टिंग पॉइंट, ये फ्लोरीन गैस है, ये भी गैस है, और अभी नाइट्रोजन में मैंने बात एक्सप्लेन की कि ये गैसेस हैं, इसलिए इन दोनों में से कौन सी अच्छी गैस होगी, फ्लोरीन या क्लोरीन। सवाल का आपके पास वहां पे भी 1 मिनट है, 1 मिनट में आपके पास 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड दिए जाते हैं ताकि आप इसको यूज करें, तो इसको यूज करने से पहले इसे यूज करें और फिर जवाब दें इन दोनों में से कौन सी अच्छी गैस होगी। वैल्यूज को देख के इंटरप्रेट करें आप बीइंग अ केमिस्ट। ये मेल्टिंग पॉइंट लिखिए, ये गैस अच्छी है, क्यों, ये -220 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गैस रहेगी, -220 से नीचे -221 तक पे जाएंगे तो क्या बन जाएगी, लिक्विड। लेकिन ये -101 डिग्री सेंटीग्रेड से जब नीचे जाएगी तो क्या बन जाएगी, लिक्विड क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगी। रीजन अब वो भी बताएं। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज, इसकी पोलराइजेबिलिटी लार्ज, इसकी पोलराइजेबिलिटी स्मॉल, इसकी पोलराइजेबिलिटी लार्ज, इसकी पोलराइजेबिलिटी स्मॉल, इसकी वैन डेर वाल्स फोर्स इज वीक और इसकी वैन डेर वाल्स फोर्स इज स्ट्रॉन्ग। वही 5-7 चीजें हैं, बस उसको आपने अप्लाई करते जाना है। जिस टॉपिक को जहां पढ़ के उसको उसी पेज पे छोड़ नहीं देते, उसको आगे अप्लाई भी करना, ठीक है। तो ये पोलराइजेबिलिटी की वजह से, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। अब यहाँ देख लें, इसकी सिर्फ एक ही है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है बस, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे ज्यादा कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये सबसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, इसलिए ये एक ही लेता है -1। इसके बाद वैकेंसी एक है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी नहीं लेता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं, इनमें +1 +3 +5 +7 हो सकते हैं, इसमें -1 से +1 +3 +5 +2 +4 +6 नहीं लिखा मैंने, पेयर पेयर रिलीज करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट नॉट, पेयर रिलीज करते हैं। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कैसे भी तो मैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, दीज आर नॉट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन को नहीं, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो मेटल से इसका ये क्या नाम था, लेकिन मेटल्स तो इतने देते भी हैं जिसके मुकाबला इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज देखें, ये कार्बन की भी इतनी होती है 2.5, ये 2.8 है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, वो भी नॉन मेटल, ठीक है। तो ये मेटल्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब हम इनको बोलते हैं इंटर हैलोजेंस, इसको मैं केस बताने जा रहा था। अब ये इलेक्ट्रॉन ये तो लूज नहीं करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे कब, जब इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई जुड़ जाएगा। तो इनमें से किसी को भी फ्लोरीन के साथ जोड़ोगे, इन पे क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव। क्लोरीन को ब्रोमीन या आयोडीन से जोड़ोगे तो नेगेटिव, इन पे पॉजिटिव। ब्रोमीन को अटैच करोगे तो आयोडीन पे पॉजिटिव। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पॉजिटिव चला जाएगा। इंटर हैलोजेंस, कभी कंपाउंड नाम नहीं सुने, इंटर हैलोजेंस, एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाए हैं, उनमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। +1 हो गया, फिर बाद +3 +5 का बात करें, ये जब पेयर रिलीज करते जाएंगे ना बाद में, साथ के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। एग्जांपल अभी कंपाउंड की 1-2 मिनट डालनी है, क्योंकि अब हम इतना डिटेल में इसको टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करने जा रहे। यहाँ पे इस क्लास में वेरिएशन देखें, ऑर्गेनिक के कितने लोग हैं,
1 2 3 4 लोग हैं। इनऑर्गेनिक के कोई है? एक है। फिजिकल के कितने? फिजिकल के भी 1 2 लोग हैं। बायोकेमिस्ट्री का कोई है? बायोकेमिस्ट्री के भी हैं, सब लोग हैं। टेस्ट में अब सब अपेयर होने वाले हैं, और टेस्ट है लेक्चरल केमिस्ट्री। अब उसमें क्वेश्चंस को उनको टारगेट किया जाता है ऐसे सिलेबस को जो तकरीबन सब लोगों ने पढ़े। अब ये टॉपिक्स हैं, हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन इन टॉपिक से क्वेश्चन आने नहीं इतने डिटेल में। ये सिर्फ इनऑर्गेनिक वालों का कोर्स है। ऐसे अगर करने लग गए तो ये बेचारे, ये बायोकेमिस्ट्री वाले, ये फिजिकल वाले हैं, वो उनको नहीं आएगा। आप खुश हो जाएंगे हमें तो आते हैं। ऑर्गेनिक से डीप में जाएगा तो ऑर्गेनिक वालों के अलावा बाकी लोग करेंगे। तो ये टेस्ट जनरल होते हैं, ठीक है। इसमें जितनी चीजें हम जो है वो पूछी जा सकती हैं उतनी ही करवाएंगे, लेकिन इसका भी इंटर हैलोजन का जितना पता होना चाहिए आपको इस टेस्ट के लिए, उतना जरूर मैं इसमें स्लाइड्स में ऐड किया हूँ। फॉर एग्जाम्पल्स आ जाएंगे आपके साथ। क्लियर है? कोई चीज, कोई क्वेश्चन? बॉन्ड एनर्जी देखें तो इसकी 154, इस 242, 192, 150। इसकी लो डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से यहाँ से सवाल आता है तकरीबन हर साल, और वो कौन से सवाल है वो मैं आने वाला हूँ। इसको जरा बड़े अटेंटिव हो गए, इस चैप्टर को सुनिएगा। तकरीबन हर साल आने वाले सवाल है और वो यहीं से आते हैं। इसलिए मैंने टेबल पे सबसे ज्यादा टाइम इन 2 टेबल्स पे, मैंने किसी और ग्रुप में नहीं लगाया जितना इन टेबल्स को डिस्कस करते मैं यहाँ लगा रहा हूँ। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो होने की वजह से फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव। 2 रीजन हो गई, एक इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरी इसकी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसकी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा तो क्या बन जाएंगे? फ्लोरीन के एटम्स, आयंस नहीं बनेंगे। होमोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक बोलते हैं ना इसे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, फौरन से जो भी हाथ में आएगा उससे पकड़ के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं। इसकी रिएक्टिविटी भी देखें, अभी 242 है तो इसकी रिएक्टिविटी उससे कम है। फिर ब्रोमीन की बारी आ जाती है तो ब्रोमीन की 100, इसलिए जब देखा जाए आयोडीन की 150 है, लेकिन आयोडीन होता है किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म। आपने कई जगह पे पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हेलोजिनेशन में, कि हम हेलोजिनेशन के में फ्लोरीन को और आयोडीन को यूज नहीं करते। क्यों? ना फ्लोरिनेशन करते और ना आयोडीनेशन करते। क्या है? क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन। रीजन? इसकी हाई रिएक्टिविटी और इसकी स्लो रिएक्टिविटी। इसकी स्लो रिएक्टिविटी और इसकी हाई, ये मॉडरेट। ठीक हो गया? ये आ गया जी इसके हेलाइट, सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम। अफसोस से भी भूल जाते हैं। ब्राइन वेल्स, ये नमकीन पानी के कुएं, जैसे कड़वा पानी आता है। None of halogens found free in nature. Reason क्या हो सकती है? Because of their high reactivity. Most common states in halides are fluoride, chloride, bromide, and iodide. Being soluble in water, the compounds of halogen found in sea, in lakes, and in underground beads of salts. ये salts जहाँ भी होते हैं, जहाँ भी कड़वा पानी होता है, वो इससे halogen के salts होते हैं। समंदर का पानी भी, सिर्फ ये salt नहीं होते समंदर में, और भी बहुत ज्यादा salt है, और वो बहुत ज्यादा कड़वा इसी वजह से होता है। मुझे इसकी कंसंट्रेशन अब नहीं याद, पता नहीं कितने ग्राम जो है वो पर लीटर वाटर डिजोल्व होता है नॉर्मल से ज्यादा, इसलिए वो पानी पिया भी जाए। यहाँ पे भी आ रहे हैं ना पानी आपकी जुबान पर लगे तो काफी देर तक आप थू थू करते रहते हैं, कुल्ली करते हैं, लेकिन टेस्ट मुंह से नहीं जाता, इतना कड़वा पानी होता है समंदर का पानी। देखने में अच्छा लगता है लेकिन, और अगर आप नहा के आ जाए बाहर या आप उससे मुंह हाथ धो लें तो थोड़ी देर बाद आपके जिस्म पे सारी सफेद लेयर बन जाएगी उस नमक के सॉल्ट की वजह से, नमक की वजह से, सॉल्ट की वजह से। और चिपचिपा पानी इसी सॉल्ट की वजह से होता है, तो पानी पीने के काबिल बिल्कुल भी नहीं होता। फ्लोरोस्पार, क्रायोलाइट बड़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसको जेन में रखिए। क्रायोलाइट Na3AlF6 और फ्लोरेपाटाइट, ये दोनों का नाम, फॉर्मूला भी हेलाइट। 1 2 3 4, ये 4 अच्छे से याद करिए, वैसे टोटल 5 ही हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो कई बार MCQs में आ जाते हैं, आ गए हैं बहुत ज्यादा। इसमें से आता है एक आध MCQ, ये मैं बता दूं आपको। तो वो दुआ है कि वो ऐसा ही है जो आपने याद किया हो उन्हीं में से कोई आए, आसान ही आए, बहुत बेतुका ना आए। इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैलोजन, कलर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और आयोडीन की, और ये यहाँ पे
आप देख सकते हो कलर की, ये पेल येलो गैस है, ये ग्रीनिश है, ये रेड ब्राउन है, और ये किसकी तरफ आ गया, ग्रे की तरफ। तो विजिबल स्पेक्ट्रम में देखें तो ये जहाँ पे है ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, इनका कलर है। कलर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कलर शार्ट होते हैं किसके, फ्लोरीन के, फिर क्लोरीन के, फिर लाइट कलर की तरफ हम मूव करते जा रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन फ्लोरीन का ज्यादा, क्लोरीन का कम, ब्रोमीन का उससे कम, आयोडीन का कम। ये ऑर्डर नहीं भूलने, ये ऑर्डर से सवाल आते हैं। ये ऑर्डर्स आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने में भी हेल्प आउट करेंगे, और इन ऑर्डर्स को क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन व्हिच ऑर्डर इज करेक्ट। ये ऊपर नीचे करके आपको ऑर्डर दे देंगे, फ्लोरीन को आगे ले आएंगे, क्लोरीन को इधर, एंड सो ऑन, तो ये डिफरेंट काम कर देते हैं। ये ऑर्डर्स भी याद होने चाहिए, और इनसे निकलने वाले एमसीक्यूज में भी यही पढ़ा जाता है। ये तो फ्रैक्शन फ्लोरीन का ज्यादा है, फ्लोरीन का ज्यादा क्या है, लो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, अभी स्लाइड में पढ़ा। असिस्टेंस विद सिस्टम टू फॉर्म बॉन्ड, कि ये जल्दी से रिएक्टिविटी है होती हाई, सेपरेट आउट होते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन फ्लोरीन एंड बॉन्डेड एटम ड्यू टू, रिपल्शन क्यों होती है, ये मैंने 3 रीजन लिखी हुई है बोर्ड पे, और यहाँ पे लिखी है। 7 थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इनमें से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेकंड शेल में, जिसमें 3 लोन पेयर है, 7 है ना टोटल, तो 3 होंगे किस फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में। एक इलेक्ट्रॉन अकेला है जिसने बॉन्ड बनाना, उसी का पेयर नहीं बन रहा, जिसकी वजह से ये भागता फिर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। तो जैसे ही कोई एटम आएगा साथ, उसका पेयर बन जाएगा, 4 पेयर पूरे हो जाएंगे। सेकेंड ग्रुप में, सेकेंड शेल में इन 7 इलेक्ट्रॉन्स की इन रीजंस की वजह से ये इस तरीके से काम करता है। वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। तो ये उस एटम के, फ्लोरीन के जिसके साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में मौजूद 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अभी हमने डिस्कस की, मैं फिर वापस जाना चाहूंगा जरूर, ये अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की, ठीक है। जब मैं कह रहा कि आपको 346 में डिफरेंस नजर नहीं आया, रीजन मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी। वो रीजन यहाँ पे वंस अगेन लिखी हुई है, ये वाली, कि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में मौजूद 7 इलेक्ट्रॉन्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपने अंदर पेनिट्रेट होने नहीं देते, जिसकी वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा। फिर होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। ऐसा नहीं है, रीजन ऊपर लिखी हुई है, और करेक्ट ऑर्डर ये बना है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। रीजन फॉर एक्सेप्शनल बिहेवियर वही साथ लिखा हुआ है। रीजन फॉर एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपेल्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, रिस्ट्रिक्टेड टू ऑक्टेट एंड ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन लेता है और वो एक इलेक्ट्रॉन लेना ही लेना है, तो अपनी लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को ये कंपनसेट करता है, किसकी वजह से, अपनी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, और चाहिए भी जरूर ले लेता है, फिर जैसे भी है। लो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है, फॉरेन से बॉन्ड टूटते हैं, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल सेपरेट आउट होता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और एनर्जी रिलीज कर देते हैं, या किसी दूसरे से जो है कर देते। तो ये आपके पास जो है वो ऑर्डर्स हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का गौर से देख लें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को क्या करें, खुद क्या हो, दूसरे को ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे, उनसे इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन निकले वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज। खुद इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। इलेक्ट्रॉन लेने की सबसे ज्यादा एबिलिटी किसके पास है, फ्लोरीन के पास। रिड्यूसिंग एजेंट का इफेक्ट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स। अब ये साइन उलट पुलट भी कर देते हैं, ये ग्रेटर के साथ वैसे ऐसे कर सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे भी तो ठीक है, ठीक है नहीं, ऐसे भी टेस्ट में तंग करते हैं। प्रेशर होता है, अच्छा मुझे पता तो है फिर में कौन सा है, ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन भूल जाते हैं, ये दोनों एक ही चीज बच्चों, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट में साइन यही होगा, फ्लोरीन इधर और आयोडीन इधर, और इस साइन पे भी उलट हो जाएंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो पुअर
रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एक और सवाल यहीं से, इसको रेज कर रहा ताकि थोड़ी सी आपकी कंफ्यूजन कम हो जाए, लेकिन ये कंफ्यूज करना खुद को अभी से कर लेंगे, दिमाग सेट कर लेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो पेपर में कंफ्यूज नहीं होंगे। इनमें से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा हो, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा चले? रिडक्शन पोटेंशियल होता है क्या, पहले ये बताएं। Is there any difference between reducing agent and reduction potential? Reducing agent जो खुद ऑक्सीडाइज हो दूसरे को रिड्यूस करवाए, रिडक्शन पोटेंशियल किसी एलिमेंट की रिड्यूस होने की एबिलिटी है, जो जितनी जल्दी रिड्यूस होगा वो दूसरे को उतनी जल्दी क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है, इसका ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहाँ मौजूद होता है, सबसे नीचे। ये हमेशा कैथोड बनेगा, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, और रिडक्शन वो होती है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो ये अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से फौरन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। इसका मतलब इसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल है and it is a very good oxidizing agent. Oxidizing power is inversely proportional to reduction potential. बल्कि नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उतना गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उतनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। रिडक्शन पोटेंशियल होता है किसी एलिमेंट की एबिलिटी वो कितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते, ठीक। अब इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो खुद के हो जाते हैं रिड्यूस, और दूसरा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो उतनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतनी जल्दी दूसरे को क्या करवा देगा, ऑक्सीडाइज। तो वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट खुद, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्यों? क्योंकि फौरन से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। बात समझ आ रही है मिडिल वाली को? बात समझ आ रही है? तो ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करें और खुद ऑक्सीडाइज हो। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं फौरन से पहले, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरे को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और मेटल्स का, मैं कुछ पूछने वाला था ऐसे ही, मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, लो होगा, लो होता है। मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल लो, उनका क्या हाई होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम। ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पढ़ लिया चीजें ऑलरेडी। हम आगे चलते फिर। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल नीचे लिखा हुआ है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? आयोनाइजेशन कुछ पूछ रहे हैं, मुझे बताएं, मैं रिपीट कर देता हूँ। सॉरी, कहाँ क्या पढ़ा था, मुझे पहले ये बता दें एक बार, फिर मैं आपको वहां स्टार्ट कर दूंगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइज होने की एबिलिटी। कौन आसानी से आयोनाइज होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसका मतलब नीचे वाले एलिमेंट की ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज्यादा, तो सबसे एबिलिटी किसकी होगी, आयोडीन। तो ये गुड क्या होगा, आयोडीन लूज कर सकता है, तो ये गुड क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या गुड रिड्यूसिंग एजेंट? गुड रिड्यूसिंग, पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे नेट पे लिखा हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे पुअर है, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज्यादा है। मेटल्स के भी मैंने साथ दी,
जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो उतना ही अच्छा क्या है। क्लियर हो गया पॉइंट। इन ऑर्डर्स को, इन पॉइंट्स को अच्छे से पल्लू से बांध लेना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तकरीबन हर साल आती हैं चीज। ऑर्डर पूछा जाता है या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होती हैं, 2-3 चीजों को मिक्स कर रहे होते हैं, वर्ड चेंज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बजाय ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बहुत सारे लोगों को उस टेस्ट तक पहुंचते हुए भी, मास्टर्स कर लेने के बाद भी रिडक्शन पोटेंशियल और रिड्यूसिंग एजेंट का डिफरेंस नहीं बताते, कहते हैं एक ही चीज। रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे से अपोजिट चीजें हैं। Particular behavior of फ्लोरीन, उसकी रीजन हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। क्या फर्स्ट हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना था अभी हमने पढ़ा, 1600 कुछ पढ़ा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता, और बाकी हैलोजेंस का लो होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकते हैं। कब? जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करें, एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे और एक इलेक्ट्रॉन देने से वो +1 में चले जाएंगे। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके मुकाबले में इनकी लो होती है, इसका डिसोसिएशन एनर्जी लो तभी रिएक्टिव है, लेकिन बाकियों की हाई इसलिए उतनी ज्यादा रिएक्टिव नहीं। लैटिस एनर्जी वेरी हाई, इनकी स्मॉलर देन फ्लोरीन, फ्लोराइड्स होते हैं। लैटिस एनर्जी से क्या मतलब है कि जब फ्लोरीन के सॉल्ट्स बनते हैं, लिथियम फ्लोराइड, ये सॉल्ट्स बनते हैं मेटल्स के साथ, लिथियम फ्लोराइड या सोडियम फ्लोराइड, या सोडियम फ्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में से सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम फ्लोराइड। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड सॉल्ट्स की लैटिस एनर्जी ज्यादा, ये ज्यादा सॉल्युबल नहीं होती। और लैटिस एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? लगता है बोरिंग हो गया है, ये कुछ ज्यादा चीजें हो गई, ओवरफ्लो तो नहीं हो रही। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके चार्ज टू साइज। फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इन सब पे चार्ज क्या आता है? 1। इन सब पे चार्ज क्या आता है? कौन कौन सा? फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और उसके बाद सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड, इन सब पे चार्ज तो सेम है, लेकिन साइज फ्लोरीन का सबसे कम, लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा हाई, वेरी हाई लैटिस एनर्जी। तो ये वाटर में सॉल्युबल, समझ आ रही है चीजें? reactivity, very reactive, less reactive, reaction with noble gases, react directly with xenon। नोबल गैस से इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि जिनॉन को भी नहीं छोड़ता, जिनॉन जैसे नोबल गैस को भी रिएक्शन करवा लेता है। जिनॉन फ्लोराइड्स, डाइफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड बन जाते हैं, याद है ना? इनका रिएक्शन नहीं होता। जिनॉन से ऊपर कौन कौन सी गैसें हैं? हीलियम और नियॉन और आर्गॉन, वो इतनी स्मॉल साइज की हैं कि उनको फ्लोरीन भी तंग नहीं कर सकते। ठीक है, हीलियम बहुत इनर्ट गैस, और हीलियम को यूज कर सकते हैं, अभी पढ़ना भी हमने, ये जो वेदर बैलून्स होते हैं वहां पे ये भरा जाता है। हीलियम गैस को सिलेंडर्स में भरा जाता है नाइट्रोजन की जगह पे, कहाँ पे? डीप सी डाइवर्स के लिए, उसकी बारी आती है। -1 इसकी ये होती है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम। अब बात समझ आ रही है? रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम मतलब रिड्यूस होने की एबिलिटी सबसे ज्यादा, और उतनी जल्दी ज्यादा ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी है दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद क्या आ जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। लो रिडक्शन पोटेंशियल है, डज नॉट फॉर्म ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फ्लोरीन नहीं होते। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फ्लोरीन आयोडीन है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ ब्रोमीन के भी हैं और क्लोरीन के भी। HClO4, HbRO4, HiO4, आयोडिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, ये अभी हम देखते हैं। Oxidizing properties of halogens, relative reactivities of halogens as oxidizing agent, oxidizing power of halogen decreases with increase in atomic number, ये भी डिस्कस हो गया। इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, खुद जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज, और इसका अपना रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है, ये लिखा हो, रिडक्शन पोटेंशियल इज मैक्सिमम। क्लियर है ये बहुत? फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन, किन फैक्टर्स इफेक्ट करता है? डिसोसिएशन एनर्जी, और सबसे लो डिसोसिएशन एनर्जी किसकी है? कितनी? 150 के पास है, अभी हमने टेबल में देखी।
तो जितनी एनर्जी लो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। ये लिखा हुआ है, बना हुआ है फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूल कि जल्दी से टूट जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एटम्स, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक हो गया। इसी तरीके से हाइड्रेशन एनर्जीज ऑफ आयंस, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इक्वल टू हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस। हाइड्रेशन एनर्जी भी इसी पे डिपेंड करती है। हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों चार्ज टू साइज रेशियो डिपेंड करती है। ठीक है, तो चार्ज सबका एक जैसा है, साइज स्मॉल है किसका, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का हाई स्मॉल होने की वजह से उसकी हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। हीट्स ऑफ वेपोराइजेशन देखें तो ये हीट्स ऑफ वेपोराइजेशन ये किसके लिए होती है, सिर्फ ब्रोमीन के लिए और आयोडीन के लिए। मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हैलोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बना देगा, हेलाइड आयन। सबसे रिएक्शन पोटेंशियल देखो किसका ज्यादा है, फ्लोरीन, क्योंकि ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसकी सबसे हाई रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 2.87, 1.36, 1.07, 0.54। अगर किसी की वैल्यू माइनस में हो तो उसका क्या मतलब होता है, अगर किसी एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में हो तो उसका क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक की एलिमेंट की वैल्यू है प्लस या पॉजिटिव वोल्ट्स में है, दूसरे की है नेगेटिव वोल्ट्स में। आपको घुमाने फिराने के लिए वो ऐसे चीजें देते हैं, अपनी ए क्या है, बी क्या है, कोई ए बी चीज है। पॉजिटिव वोल्ट्स का मतलब है एक की वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरे की वैल्यू नेगेटिव है। बताएं इनमें से इलेक्ट्रोड में से कैथोड कौन होगा और एनोड कौन होगा, सोच लें। पॉजिटिव वाला क्या होगा, कैथोड, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में है, इसका मतलब वो एक्सेप्ट करना चाहता है, और जिसकी वैल्यू माइनस में है मतलब वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। माइनस का ये मैथ वाला माइनस है, ये एक्सोथर्मिक वाला मैथ माइनस नहीं है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी नहीं है। इसी को देखते हुए आपने फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी किए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाता है, क्वेश्चन में कहा जाता है कि इससे आप इसकी फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालें, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए जाते हैं। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसे कैथोड बनाए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसे क्या बना दें, एनोड, और उसका साइन अपोजिट कर, साइन अपोजिट करना नहीं भूलना, साइन अपोजिट कर दें, दोनों का ई नॉट को प्लस करें, वो ई नॉट आ जाएगा सेल का। अगर ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव हो तो सेल स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है। तो जी ये है जी, ईच हैलोजन कैन ऑक्सीडाइज आयंस ऑफ हैलोजन नेक्स्ट टू इट्स फैमिली, अभी हमने डिस्कस किया। हर हैलोजन ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर सकता है, आयोडाइज, ऑक्सीडाइज। फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, फ्लोरीन से कोई नहीं ले सकता। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन से, ब्रोमीन आयोडीन से और आयोडीन के बस की बात नहीं है ऊपर में से किसी को भी तंग कर सके, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। ये लिखा हुआ है, ईच हैलोजन कैन ऑक्सीडाइज आयंस ऑफ हैलोजन नेक्स्ट टू इट्स फैमिली। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन से, और ब्रोमीन सिर्फ और सिर्फ आयोडीन से। देखो फ्लोरीन है, ये F2 नीचे है, बेसिकली ये नीचे है, तो पावर फॉर्म में यहाँ पे F2 मॉलिक्यूल है। क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, तो वो क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएगा, क्लोरीन गैस निकल जाएगी और खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्लोराइड में। ये ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, ई नॉट सेल निकालने में दिक्कत देता हूँ अभी। इसकी रिडक्शन हुई तो ई नॉट रिडक्शन है कितना, 2.87। क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल है 1.36, लेकिन इसमें हो क्या रही है, ऑक्सीडेशन, तो -1.36 प्लस 2.87 में से -1.36 कर लो तो ये आपके पास दिया जाएगा 1.51 वोल्ट्स। इस बैटरी से 1.1 बार जब ये रिएक्शन होगा तो 1.51 वोल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। सेल स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन खुद ब खुद होगा। फ्लोरीन को
क्लोरीन से क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए किसी हेल्प की जरूरत नहीं है आपकी, खुद ले लेगा स्पॉन्टेनियस। और जहां ये प्रोसेस ना होता हो तब वो रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर आप ऐसा करें, आप इसको ही बना दें, इस रिएक्शन को उलट कर दें, इसकी वैल्यूज निकालने के -1.51 निकले। इसको आप ये वैल्यूज है रिडक्शन पोटेंशियल की, अब ये इस पे आप करवा रहे हैं क्या, ऑक्सीडेशन, ये हो जाएगा -2.87, ये इसमें करवा रहे हैं रिडक्शन, ये प्लस में रहेगा तो -2.87 में से +1.36 जाएगा तो माइनस, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये स्पॉन्टेनियस रहेगा और ये नॉन स्पॉन्टेनियस। डिसोसिएशन एनर्जी फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीडेशन, पहला एनर्जी डिसोसिएशन एनर्जी, लो डिसोसिएशन एनर्जी और हाई डिसोसिएशन एनर्जी। लो डिसोसिएशन एनर्जी होगी तो लार्ज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाई डिसोसिएशन एनर्जी होगी तो लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। बात समझ आ रही है? जल्दी से बॉन्ड टूटेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेके खुद रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा तो लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी तो लार्ज। ये चीजें हमने सब डिस्कस कर दी, ठीक है, गौर से देख लीजिए। हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस के हाइड्राइड्स, रिएक्शन विद मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, HF, HCl, HBr, HI, ये हाइड्राइड्स ऑफ रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजेंस, हाइड्राइड्स ऑफ फ्लोरीन फास्ट एंड एक्सप्लोसिव। कहते हैं फ्लोरीन का रिएक्शन इतना फास्ट है, इतना विगोरस है कि इसको रिएक्शन को सनलाइट या टेम्परेचर तो दूर की बात, अगर आप इस रिएक्शन को करवाते हैं डार्क में और लो टेम्परेचर में, इसको ये लाइट से आने वाले फोटोन भी ना दें, बिल्कुल अंधेरे में रिएक्शन करवाएं और लो टेम्परेचर पर करवाएं, टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, ये रिएक्शन तब भी इतना फास्ट होगा कि बिल्कुल टूट जाए इसकी एनर्जी से। ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन है फॉरन से, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई। रिएक्शंस हाइड्राइड्स ऑफ क्लोराइड रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पढ़ा था CCl4 CHCl3, this reaction takes place in the presence of sunlight, क्योंकि रिएक्टिविटी कम है तो सनलाइट देनी पड़ती है, ठीक है। डिफ्यूज सनलाइट में भी रिएक्शन हो जाता है। डिफ्यूज सनलाइट का मतलब आप दिन के टाइम ये दरवाजे खिड़कियां खोल रहे हैं, धूप सीधी नहीं पड़ रही लेकिन बाहर से रोशनी आ रही है, डिफ्यूज सनलाइट फॉर्म में। और ये किस पे करता है, हाई टेम्परेचर या डायरेक्ट सनशाइन में रिएक्शन होता है। और उसके बाद आयोडीन का रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, कुछ दिन लग जाते हैं, कुछ घंटे लग जाते हैं, क्योंकि स्लो नेचर ऑफ आयोडीन। और आयोडीन नॉन पोलर होता है, सॉलिड फॉर्म में जाता है, नॉन पोलर है तो वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होता। वाटर में सॉल्युबल करना हो तो पहले क्या करना पड़ता है, ऐसे किसी दो हल है, या तो पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, ट्राई आयोडाइड एंड वाटर सॉल्युबल। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, इसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड करके फिर ऐसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो वाटर सॉल्युबल होगी, लाइक आप एथेनॉल में कर लें, बस लाइटली पोलर होता है, और एथेनॉल पानी में फिर हल होता है, पानी ऐड कर दें। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड एज अ प्रिपरेटिव मेथड ओनली फॉर HCl एंड HBr, बाकी सबके साथ ये रिएक्शन नहीं होता। क्यों? ये इतना स्लो है कि प्रोडक्ट नहीं बनतेगा, और ये इतना फास्ट है कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, कितने ऑर्डर्स आ गए? एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा अच्छी किसकी होगी? HF वीक एसिड क्यों है, पहले तो ये बताएं। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, एग्जैक्टली। और जैसे साइज बढ़ता जाता है इनकी, HCl मार्जिनल केस है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, इसमें भी नहीं होती, इसमें भी होती, तो इसका जो है बॉन्ड तोड़ना आसान, ये हाइड्रोजन आसानी से दे देता है, लिहाजा ये गुड एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सबसे वीक एसिड। पिछली बार ये क्वेश्चन था कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, और बहुत सारे लोगों के लिए कंफ्यूजिंग था, इसमें वाटर भी था और HF भी था। एक हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्सप्लेन करें, एक हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड HF का होता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। लेकिन वाटर के केस में बॉइलिंग पॉइंट फिर वाटर का कम होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड H और F के दरमियान बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा क्यों होता है?
दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब सवाल एक तो हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कंपेयर करें तो HF जीत जाता है, उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। सवाल था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बहुत सारे लोग थे कंफ्यूज थे जी, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पूछा, हमने फिनोमिना पूछा, तो फिनोमिना तो वाटर में स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना उसमें। कुछ लोगों ने कहा नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड HF। अब मुझे नहीं पता एग्जामिनर ने किस सेंस में चेक किया, लेकिन मेरे हिसाब से ये हम जितने लोगों ने डिस्कस किया इसका जवाब किसी भी तरीके से डिस्कस करें तो HF ही होना चाहिए। उसने एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पूछा कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, उसने पूछा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग किसकी। वो चाहे एक मॉलिक्यूल की बात करे या एक बीकर में मौजूद HF की या एक बीकर में मौजूद पानी की बात करे, तो जवाब क्या होना चाहिए HF। उसने एक्सटेंट या नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पूछे कि किसकी एक्सटेंट ज्यादा है या किसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। उसने पूछा सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी स्ट्रॉन्ग है। 2022 जो अभी जनवरी में टेस्ट हुआ है 16 जनवरी को, उसमें क्वेश्चन था। तो ऐसे बाद कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले मैंने बताया हुआ कि हाइड्रोजनेशन के लिए इसने पूछ लिया था निकल प्लैटिनम पलाडियम सब पूछ लिया था, तो ये क्वेश्चन वहां पे था। रिड्यूसिंग एजेंट अभी मैंने बताया। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को रिड्यूस करें, दूसरों को रिड्यूस करें और खुद क्या हो ऑक्सीडाइज हो। खुद दूसरों को रिड्यूस करने के दो तरीके हैं, या तो उससे ऑक्सीजन ले लें या उसको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जल्दी से कौन देगा HI, ये वीक एसिड है, जल्दी से H डोनेट नहीं करता ये जल्दी से। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी H रिलीज कर देता है फॉरेन से, एसिड के तौर पे टाइप करता है H रिड्यूस कर देता है। हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस इंक्रीजिंग टेंप, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ती जाती हैं, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हीट ऑफ फ्यूजन बढ़ती जाती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ती जाती है और बॉन्ड लेंथ भी इनकी। डिक्रीजिंग ट्रेंड्स कौन कौन से हैं, बॉन्ड एनर्जी कम होती है, डाइपोल मूवमेंट कम होता है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज इन द ऑर्डर ऑफ, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का क्या मतलब, अच्छा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, इसका HF का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसी वजह से वीक एसिड है, और HI का बॉन्ड वीक है इस वजह से क्या एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड, जल्दी से H रिलीज कर दे। ऑक्सी एसिड्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, पहले कंपाउंड OF2 +2, ये वाहिद कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में जाती है, बाकी सब में क्या रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की माइनस में रहेगी। तो ये वाहिद कंपाउंड है OF2 क्योंकि ये उस चीज के साथ रिएक्शन कर बैठा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी ज्यादा है। तो OF2 ये डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड, ट्राइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, क्लोरीन के भी, ब्रोमीन के भी और आयोडीन के भी प्रिपरेशन के मेथड है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख लीजिएगा, रटने वाली चीजें, कोई ऐसी चीज कंसेप्चुअल नहीं है जिसको डिस्कस कर सके, याद करने वाली चीजें हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीशीज एक ही रिएक्शन में एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बस ध्यान रखने की, आपको रिएक्शन दिया जा सकता है और उस रिएक्शन में आपको बताना होता है कि जिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सा है। तो आप उन चारों में से देखेंगे कि किस रिएक्शन में दो स्पीशीज बन रही है, लाइक NaClO3 कोई एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास क्लोरीन का रिएक्शन है विद एनीथिंग X और प्रोडक्ट बना देता है NaClO3 और साथ में बन जाता है NaCl। तो अब देखिए Cl2 में इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है 0, NaCl में कितनी है -1 और यहाँ पे कितनी है +1। एक ऑक्सीजन की -2, 3 ऑक्सीजन की -6, सोडियम की +1, तो -6 +1 +5 कितना हो जाएगा कंपाउंड न्यूट्रल। तो 0 से -1 में गया क्या हो गई रिडक्शन, 0 से +5 में गया क्या हो गई ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन -5 इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ 1। रिएक्शन कौन सा हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन,
रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्लोरीन रिएक्शन करती है तो ये प्रोडक्ट बनता है, NaCl बनता है, साथ में ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन हॉट स्टेट कन्वर्टेड इट इनटू Cl-1, और NaClO या NaClO3 बनता है तो इसमें आ जाता है +1 में। अगर NaClO3 की जगह मैं यहाँ पे कर दूं NaClO, तो NaClO में Cl पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन में -2, सोडियम में +1 और क्लोरीन में भी +1, तो यहाँ पे रिएक्शन बनेगा लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये लॉस ऑफ गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी इन्हें बोलते हैं। ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स ऑफ हैलोजन एंड देयर सॉल्ट्स। हैलोजन इज सेंट्रल एटम, इसमें हैलोजन सेंट्रल एटम के तौर पर एक्ट करता है, वन और मोर ऑक्सीजन एटम्स कोवैलेंटली बॉन्ड होते हैं इसके साथ, उससे सराउंड किया होता है। ऐसे एसिड्स को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन। हैलोजन के ऐसे एसिड्स जिसमें वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होते हैं, और एसिड की तो नाम यही है कि वो जो प्रोटॉन उनके पास हो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। हायर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ग्रेटर विल बी द थर्मल स्टेबिलिटी। इंफॉर्मेशन है, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, HClO3, HClO4 and so on. Acidic strength of oxy acids of halogens. Higher the number of oxygen atom, greater will be the acidic strength. X का मतलब कोई भी हेलोजन हो, 4 ऑक्सीजन वाले की ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, एसिड स्ट्रेंथ 3 वाले की उससे कम होगी, और 2 वाले की उससे कम, और 1 ऑक्सीजन की सबसे कम। Is there any backup? होता है, हम लैपटॉप को घुमा के देख सकते हैं उतनी देर के लिए, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। कर सकते हैं सर? कहाँ रखे, ये रखते हैं? नजर आ रहा है सबको? तो 4 ऑक्सीजन होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, 3 ऑक्सीजन होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम, 2 ऑक्सीजन होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ और कम, और 1 ऑक्सीजन होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन से जितने ऑक्सीजन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तादाद बढ़ती जाएगी। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तादाद बढ़ती जाएगी, तो उतनी स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, और इन सब हेलोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, हाइड्रोजन की। उस बेचारे को अपनी बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ देने पड़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। 4 ऑक्सीजन एटम होंगे तो हेलोजन तो है ही है ना, वो ऑक्सीडेशन तो हेलोजन है, तो ऑक्सीजन 4 है, साथ हेलोजन भी, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव और हेलोजन भी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, चले तो खींचेगा हेलोजन अपनी तरफ पर ऑक्सीजन से, फिर ऑक्सीजन के पास जो भी होगा उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और कौन बचता है बाकी फिर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किसकी तरफ, हेलोजन की तरफ, बॉन्ड क्या हो जाएगा, बी। हाइड्रोजन का निकालना आसान, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन कंटेनिंग एटम। बात समझ आई है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड अवे फ्रॉम हाइड्रोजन, टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। क्लोरीन का कोई ऑक्सी एसिड नहीं है, क्लोरीन का कोई ऑक्सी एसिड नहीं, और उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ है, उसके बाद जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसकी है, क्लोरीन की ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्ग है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्ग है किससे, आयोडीन से। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम हाइड्रोजन टू हैलोजन एंड ऑक्सीजन डिक्रीज।
व्हेन वी मूव फ्रॉम क्लोरीन टू हाइड्रोजन, जितनी लूजली, जितनी कम मिकदार में या जितने स्लोली इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे हाइड्रोजन से दूसरी तरफ, उतना हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल और एसिड का होता जाएगा। डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीज साइज ऑफ द हैलोजन। ये ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन आगे क्लोरीन के हैं जी। कोई नहीं सुनते रहे, आवाज तो आ रही है, वीडियो आ रही है, ऑडियो नहीं आ रही। तो सर ये तो करवा लेंगे, ये प्रोजेक्टर ये कैसे चलेगा? बैकअप पे ये चलता भी है, मुझे तो बैकअप पे चलेगा, अगर चलता होता तो उसमें लाइट ऑन है वो चल जाना चाहिए। अगर बैकअप पे चलता होता तो इसका स्विच लगा हुआ है, उधर से भी और इधर भी लाइट आ रही। ऐसे तो बटन ऑन है ऑलरेडी, इसके चलता हुआ बटन, अगर ये ऑन होता तो ये हो जाना चाहिए। ऑन तो वही देखेंगे चल पड़ा। अच्छा बहरहाल HClO ये इसका पहला एसिड है क्लोरिक एसिड का। उसके बाद HClO2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। HClO2 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो रही? +3। देखिए इसकी तरफ मॉलिक्यूल की तरफ देखो, जल्दी निकालें, इसमें इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। ठीक है, +3 HClO में कितनी होगी? HClO में कितनी होगी? +1। HClO2 में +3। HClO3 में HClO4 में। जवाब मिल गया आपको? अपने सवाल पूछा था मुझसे कि +1 +3 +5 +7 कब आएंगी? या ठीक हो गया। अच्छा ब्रोमीन के 2 एसिड हैं, HBRO और HBRO3, +1 +5। आयोडीन के HIO HIO3 H5IO6 और HIO4, ये एक नाम है। लोग नाम देखने के कन्वेंशन देख लें। अगर आयोडीन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कम हो, ठीक है, तो हाइपो बोलते हैं। पहले हाइपो लगाते हैं जिन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, गौर से देखिए, +1 +3 +5 +7 सबसे लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड के नाम से पहले हाइपो, एंड विद OUS US हेलस, तो बन जाएगा हाइपो हेलस एसिड। इनके एसिड का नाम होगा हाइपो हेलस एसिड। इस कंपाउंड का नाम होगा हाइपोक्लोरस एसिड। हेलस हैलोजन के लिए था, क्लोरीन लगा दें तो हाइपोक्लोरस एसिड। और हाइपोक्लोरस एसिड्स के सॉल्ट का नाम लिखने की कन्वेंशन ये है कि आप पहले नाम स्टार्ट करेंगे हाइपो से, एंड करेंगे किस पे? ITE पे। तो हाइपो जो भी है हैलाइट बन जाएगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। फॉर एग्जांपल अगर इसको सोडियम से रिएक्शन करवा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो सॉल्ट बनेगा सोडियम हाइपोक्लोराइड, एंड पे क्या लगा देंगे? I। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो 3 वाले एसिड्स को नाम एंड करते हैं हेलस एसिड। नाम क्या होगा? क्लोरस एसिड। इसका हाइपोक्लोरस एसिड, इसका नाम क्लोरस एसिड। ये लिख लें, स्लाइड में नहीं है ये, यहाँ से अगर नाम बना सकें तो ठीक है, अदरवाइज लिख लें क्लोरस एसिड। और नाम क्या बन जाएगा? सोडियम या पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड IT +5। तो नाम होगा हैलिक एसिड, क्लोरिक एसिड। ये हाइपोक्लोरस, ये है क्लोरस, ये क्लोरिक। HClO3 ना, इसका नाम तो बड़ा सुना है HClO3 का। तो ये बन जाएगा क्लोरिक एसिड। सॉल्ट का नाम होगा सोडियम क्लोरेट। सोडियम या पोटेशियम में कोई भी चीज है, एंड पे ATE लगाना है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और +7 वाले का नाम है पर हैलिक, पर क्लोरिक एसिड। नाम से HClO4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। हाँ जी, ये नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट।
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। नाम क्या है इसका SiO4 का? परक्लोरिक एसिड। और नाम बन जाएगा सॉल्ट का, पर पहले लगा दें और हेलोजन के एंड के नाम पे लगा दें ATE, सोडियम परक्लोरेट, सोडियम NaClO4, सोडियम परक्लोरेट। तो ये कन्वेंशन है नाम देने की, और ये मैंने लिख दिए। कौन सा एसिड किस पे डिपेंड करता है, यही से कौन चीज मुझे ज़हन में आ गई, मैंने ऐड नहीं की हुई, देख लीजिएगा। इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कितने, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने। असाइनमेंट दे दूं, बना लेंगे। फिर फॉर्मूला भी बताऊंगा इसको कि वहां आप कैसे बनाए बगैर निकालना है अपना, एक तुक्के वाला फार्मूला है। वो बता दिए, फिर तो आप खुद निकाल लोगे, वो बाद में बताना है, आपने भी फिलहाल बना के आने हैं। वो तो एक जुगाड़ू फार्मूला है, वो तो आपने वहां पे टेस्ट में काम आएगा, जिसे टेस्ट टैक्टिक्स बोलते हैं। ऑक्सी एसिड, ये वही बातें जो मैंने अभी आपको उसमें बता दी हैं, इसके नाम पे कन्वेंशन यहाँ वही लिखी है। नो ऑक्सीजन कंटेनिंग स्टेबल एसिड ऑफ फ्लोरीन इज नोन। HOF जैसा कोई एसिड नहीं है, द प्रिपेयर्ड रिसेंटली बट इट इज हाईली अनस्टेबल। अदर हैलोजेंस फॉर्म ऑक्सी एसिड्स through most of them cannot, though most of them cannot be isolated in pure form and are stable only in aqueous solution in the form of their salts. ये इस सोल्यूशन में जो है स्टेबल होते हैं और उनको आइसोलेट नहीं कर पाते। हैलोजन फ्लोरीन का कोई भी सॉल्ट नहीं बनता, एक रिसेंटली बना लेकिन वो भी स्टेबल नहीं है, नॉमेनक्लेचर है, और वो इस यहाँ पे लिखा है, वही पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट कि पहले IC लगा दें तो ये बन जाएगा क्लोरिक एसिड, सॉल्ट बन जाएगा, एंड पे 8 लगाना है तो क्लोरेट, ये दूसरा बन जाएगा 1 एसिड है तो क्लोरस एसिड है, एंड सो ये थोड़ी बड़ा ये आ गया, और ये नाम भी आ गया। हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हैलिक एसिड, पर हैलिक एसिड एंड सो ऑन, ये सॉल्ट भी आ गया। ये ऑक्सीडेशन स्टेट 1 3 5 7 आ गई। क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के कौन कौन से एसिड्स हैं देख लेने हैं, सारे बनते हैं, इसके 2 बनते हैं, इसके 3, फ्लोरीन का कोई नहीं बनता। परक्लोरिक एसिड की बारी आ गई। कॉमनली ऑब्टेन इन एक्वस सॉल्यूशन, प्योर एनहाइड्रस कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय, ये प्योर एनहाइड्रस कंपाउंड पर पोटेशियम परक्लोरेट का रिएक्शन करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपके पास बन जाता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी परक्लोरिक एसिड और पोटेशियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट। फिजिकल प्रॉपर्टीज कलरलेस है, हाइग्रोस्कोपिक है। पता है क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक एसिड? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग ऑल एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। Decomposition, pure SiO4 decomposes explosively on heating, stored at and used at 67 degrees centigrade, 67% solution in water. Oxidizing agent, cold dilute perchloric acid, weak oxidizing agent. Weak oxidizing agent का मतलब क्या है कि और concerning polarity, strong oxidizing agent dissolving power enhances as well due to oxidizing effect. Acidic strength, stability, solubility of its salt considered as valuable analytical tool. Reaction with organic compound is violent. Interhalogens are, ये वो कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे 2 या 3 शर्तें हैं, वो जरा गौर से देख लेनी। सेंट्रल एटम विल बी लार्ज वन। आपसे पूछेंगे कौन सा सेंट्रल एटम, कौन सा इंटरहैलोजन ठीक है, या कौन सा इंटरहैलोजन है पॉसिबल है, तो सेंट्रल एटम होना चाहिए लार्ज, एटॉमिक साइज लार्ज होना चाहिए। ओनली 2 हैलोजेंस कैन फॉर्म इंटरहैलोजेंस। फ्लोरीन कैन नॉट बी सेंट्रल एटम, क्यों? Size small. Fluorine helps to increase the coordination number. They undergo autoionization. They are strong oxidizing agents. Halogens देखें, AB, AB3, AB5 और AB7। पहला CLF, इसमें क्लोरीन सेंट्रल एटम, फ्लोरीन सराउंडिंग। BRF, ब्रोमीन पहले, फ्लोरीन बाद में, ये सेंट्रल एटम और ये सराउंडिंग। Iodine central, fluorine surrounding. Br central, chlorine surrounding. Iodine central, chlorine surrounding. Iodine central, bromine surrounding. शर्त क्या है? Central atom will be large. AB3. तो एक क्लोरीन को 3 फ्लोरीन में, एक ब्रोमीन को 3 फ्लोरीन में, कभी भी फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। IF3 और ICF3। AB4 ये 2 हैं, IBF और BRF5, और इसके अलावा 7 वाला IF7, इसमें आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +7।
कितनी हो जाएगी +7, 7 अपने बैलेंस शेल के साथ इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ज्योमेट्री कौन सी हो सकती है? ऑक्टाहेड्रल में 6 होते हैं, कोई तो होगी। मैंने हाइब्रिडाइजेशन दो नहीं पूछी, मैंने ज्योमेट्री पूछी। ये डी शी वाले काम नहीं है, कुछ और ही। हेक्सागोनल में कितने होते हैं? ऑक्टाहेड्रल में 6 होते हैं, हेक्सागोनल में तो 6 होते हैं। यूजेस ऑफ हैलोजेंस, फ्रियॉन्स एंड टेफ्लॉन्स, ये नाम याद कर लेने, फ्रियॉन्स एंड टेफ्लॉन। लो मॉलिक्यूलर मास फ्लोरो क्लोरो कार्बन आर कॉल्ड फ्रियॉन्स। CCl2F2, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें क्लोरीन के साथ, और 2 रिप्लेस कर दें किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तो ये बन जाएगा फ्रियॉन्स ClF3। तो एक ये CCl2F2 और एक CClF3, ये फ्रियॉन्स कहलाते हैं। यूज एज रेफ्रिजरेंट्स एंड एरोसोल प्रोपेलेंट्स, तो ये रेफ्रिजरेंट गैस के तौर पे यूज होते हैं, जिसको हमने कहा था कि ये प्रोड्यूस करते हैं क्या? क्लोराइड आइंस। ये एटमॉस्फेयर में क्लोराइड आइंस, क्लोराइड रेडिकल्स रिलीज करते हैं रेफ्रिजरेशन से, जिसकी वजह से क्या होती है? ओजोन डिप्लेशन होती है। अच्छा, टेफ्लॉन्स पढ़ा था मैंने, ये कल बताया था, CF2CF पॉलीमर है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का पॉलीमर है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। अब वैल्यूएबल ऑक्सीडेंट है, एसिड एंड अल्कलीज रेजिस्ट प्लास्टिक है, ये एसिड और बेस को रेजिस्ट कर जाता है, इस वजह से बर्तनों के ऊपर लगाया जाता है, जिसकी वजह से सरफेस स्मूथ रहती है और चीजें चिपकती नहीं है बर्तनों के साथ, नॉन स्टिकी सरफेस देने के लिए। क्रोजन प्रूफ है, पार्ट्स ऑफ मशीनरी आर मेड ऑफ इट, क्योंकि ना एसिड के साथ रिएक्शन करता है ना ही ये बेस के साथ, पानी के साथ, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो उनकी करोजन फिर नहीं होती, टेफ्लॉन्स लगा देते हैं। कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग में भी, और कोटिंग ऑफ नॉन स्टिकी कुकिंग पैन्स, और आजकल जो पानी की वायरिंग होती है उसमें भी ये लिखा था, ये 15 या 20 रुपए की मिल जाती है टेफ्लॉन। बारीक सी टेप होती है व्हाइट कलर की, पहले वो किसी दौर में देखो वो पाइप्स के ऊपर धागा लपेटते थे, अब वो धागा लपेटने की बजाय ऑयल लगाते हैं, जल्दी से ये सफेद टेप टेफ्लॉन लपेट देते हैं। जैसे लपेट देते हैं, धागे वाला काम भी करता है कि फ्रिक्शन बढ़ा देता है और टाइट हो जाते हैं, दूसरा काम क्या करता है? इसकी वजह से उन ज्वाइंट से उस पानी बाहर नहीं आता, ये धागा तो गल जाता था विद द पैसेज ऑफ टाइम, खराब हो जाता था, जंग लग जाता था, ये खराब भी नहीं होता और पानी भी बाहर नहीं आने देता। तो टेफ्लॉन टेप बड़ी आसानी से किसी भी शॉप से जहाँ से ये आपके पास सैनिटरी का वर्क मिलता है वहां से मिल जाती है, 20-25 रुपए की टेफ्लॉन टेप बोलते हैं। उसके बाद हेलोथेन्स है, ये यूज होते हैं एनेस्थेटिक। कौन सा हेलोथेन एनेस्थेटिक के तौर पे पढ़ा था हमने? क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया के तौर। फ्लोराइड इन टूथपेस्ट बिल्ड अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ टीथ, क्योंकि हमने पढ़ा सोडियम सॉल्ट्स या मेटालिक सॉल्ट्स ऑफ फ्लोराइड वो सॉल्युबल, क्यों? अभी पढ़ा है हमने, उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, क्यों? क्योंकि ये चार्ज तो साइड में मैंने रेज नहीं किया, ये लिखा हुआ चार्ज साइज स्मॉल लैटिस एनर्जी हाई, सॉल्युबल नहीं है, दांतों के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिसकी वजह से दांत खराब नहीं होते। तो ये फ्लोराइड होता है, और ये एक्सपेरिमेंट किया गया कुछ इलाकों में जिनके पानी में फ्लोराइड ज्यादा होते थे, वहां के लोगों के दांतों की बीमारियां कम थी, चेक किया गया तो ये फ्लोराइड भी अब ऐड होने लग गया, लॉन्ग भी आ जाता है और फ्लोराइड भी, क्लोराइड भी। यूज ऑफ क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर के तौर पे इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद कर लेंगे, येलोइश व्हाइट पाउडर है विद स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो HOCl, और इससे क्या बनता है क्लोरीन, ये कल भी हमने पढ़ा था, नेसेंट क्लोरीन। ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव गलत लगाओ, हाँ जी, नेसेंट क्लोरीन बनती है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो कल हमने कहाँ पढ़ा था? एक्वारिजियम। 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड 3 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक HCl जब ब्रेक करते हैं तो बनता है उससे NOCl, वहां पे NOCl बनता है क्योंकि होता है, और यहाँ पे HOCl बनता है। ये HOCl ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा आपके पास? ये वाली चीज, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अमाउंट ऑफ फ्री क्लोरीन इज सेड अवेलेबल क्लोरीन, अमाउंट ऑफ फ्री क्लोरीन इज सेड अवेलेबल क्लोरीन। जब रिएक्शन करवाएं उस रिएक्शन के रिजल्ट में जितनी क्लोरीन बनती है उसकी क्या कहलाती है? रिएक्शन की अवेलेबल क्लोरीन। ये 35 से 40% अवेलेबल क्लोरीन होती है, और इस क्लोरीन की वजह से ही कपड़ों के दाग उतर जाते हैं। अगर प्योर फॉर्म में इसको कपड़ों में डाल दिया जाए तो कलर डीकलराइज हो जाता है, कलर उड़ जाता है, क्योंकि इसको बोलते हैं इसने क्या कर दिया, उस कपड़े को ऑक्सीडाइज कर दिया।
कलर का उड़ जाना, ऑक्सीडाइज हो जाना। कैसे यूज करते हैं, पहले पानी में डालें और फिर इसमें ऐड कर दें। तो ब्लीचिंग इज यूज्ड इन ऑक्सीडाइजिंग प्रिपरेशन। दो मेथड है, नाम याद करने और इसमें कुछ याद करने वाला नहीं। ब्लीचिंग पाउडर के दो नाम है, हेंस क्लेवर मेथड और दूसरा बैकमैन मेथड। ठीक है, हेंस क्लेवर मेथड ओल्ड मेथड है, दूसरा बैकमैन मेथड लंबे लंबे मेथड है, लेकिन हमारे और इसमें कुछ भी काम की चीजें नहीं। प्रिपरेशन ऑफ लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन से बनता है। मैन्युफैक्चर होता है कहाँ से, क्लोरोफॉर्म से भी। डिसइंफेक्टेंट के तौर पे एज डिसइंफेक्टेंट एज स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। क्लोरीनेशन पढ़ा हुआ ना, स्विमिंग पूल में डाल देते हैं जिसकी वजह से जर्म्स वगैरह किल हो जाते हैं, और स्विमिंग पूल के अंदर इसको डाल देते हैं और साथ थोड़ा नीला कलर डालते हैं, लगता है पानी फ्रेश है, लेकिन स्विमिंग पूल का पानी चेंज नहीं होता। अगर नहा के निकले तो आंखें ऐसे रेड हो जाती हैं जैसे वे पता नहीं अभी इनमें खून उतरा हुआ था, वो इसी की वजह से। और रंग भी काला हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाते हैं, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्किन ऑक्सीडाइज कर देते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल बॉर्न पानी से नहा रहे हैं, ट्यूबवेल के पानी से, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो पूल के पानी है उनमें क्लोरीनेशन कर देने की वजह से, क्लोरीन की फ्री अमाउंट हो रह जाने की वजह से ही वो स्किन को जो है ज्यादा डैमेज करती है। फॉर मेकिंग अनश्रिंकेबल वूल, वूल ये जर्सी वगैरह जो लैम वूल होती है, जो भेड़ की होती है, ऊन होती है, उससे बने हुए जर्सियां वगैरह, कपड़े वगैरह। अभी सर्दियां आ रही, अनश्रिंकेबल, तो वूल बनाने का काम होता है। एक होता है श्रिंकेबल, वूल की जर्सियां मोस्टली श्रिंक हो जाती है। अब वो खुल भी जाए, अगर वॉश करेंगे उसको तरीके से, जैसे एसओपी पे लिखा हुआ, नीम गर्म पानी से निचोड़ना नहीं है, धूप में नहीं डालना, तो वो दोबारा से ऐसे आ रहे थे जैसे ओरिजिनल पहले दिन ली थी आपने, श्रिंक हो जाती है। आम जर्सी नहीं होती। लेकिन अगर आपको वूल इस सेंस में चाहिए जो श्रिंक ना हो, कि आपने उसको वॉश किया, ये ना उसका साइज चेंज हो जाए, तो उसके लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। इसी तरीके से ब्लीचिंग फैब्रिक्स के लिए, लिनन को, कपड़े का नाम है लिनन सर्दियों का, लिनन के लिए, पेपर पल्प के लिए, कॉटन के लिए, इन सबको वॉश करने का काम आता है। एंड कैन नॉट ब्लीच विद इट एज दीज कुड डैमेज बाय द कलरिंग। क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, ये डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, स्विमिंग पूल ऑफ वाटर का इस्तेमाल होता है। एडवांटेज क्या है, easy to use method of chemical purification of water, effective at killing bacteria and viruses, inexpensive है। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट इफेक्टिव एट किलिंग ऑल पैरासाइट्स, सारे पैरासाइट्स को किल नहीं करता। अगर हाई अमाउंट हो जाए तो पीने के लिए या यूज करने में, क्योंकि वो केमिकल रह जाते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, कंटामिनेटेड वाटर हो जाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कैन फॉर्म विद ऑर्गेनिक मटेरियल्स which over time can be hazardous to health. It is best to use the water in shorter period of time and store it in a plastic container in a cool and shaded place. आप उसको इस जगह पे थोड़े टाइम के लिए या शेडेड प्लेस में नहीं रखोगे तो पड़ा पड़ा ही खराब हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर। Other uses of chlorine, antiseptic, insecticide, weed killer, herbicide, production of NaCl, production of PVC, plastic, chlorine compounds form carbon chloride, carbon tetrachloride, जो solvent के तौर पे यूज होते हैं। ब्रोमीन जो है वो ये C2H4Br2 इथाइलिन डाइब्रोमाइड के तौर पे इस्तेमाल होता है। Added to leaded gasoline to protect engine from lead oxide and produce lead sulfate deposits. ये उसको इस्तेमाल होता है इंजन में ताकि लेड के ऑक्साइड्स ना बने। एज अ फंगिसाइड, एज अ फोटोग्राफी, सिल्वर ब्रोमाइड, ये याद कर लीजिएगा अच्छे से। फोटोग्राफी में क्या यूज होती है, सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सी फोटोग्राफी में, आजकल की फोटोग्राफी की बात नहीं हो रही है, जब बुक लिखा गया, जब वो एक कोडक की या निकॉन की, या वो एक रील मिलती थी 36 फोटो वाली, उसको खींच के लगाएं फिर घुमाएं, और या वो ऑटोमेटिक कैमरों में फोटो बनाए तो वो खुद ब खुद एक फोटो आगे चली जाती थी। उसके ऊपर दोबारा से लपेटें या बटन से वो खुद ब खुद मोटर से घूमता था, फिर उसको डेवलप करवाना पड़ता था। वो जो रील होती थी ना, जब भी जिसको अगर आप गलती से भी खींच ले तो सारी फोटो खराब हो जाती थी, हवा लग जाती थी। उसके ऊपर जो एक कवरिंग होती थी, कोटिंग होती थी, जिसके ऊपर आपका कैमरे से बनने वाला इमेज सेव होता था ब्लैक एंड व्हाइट में, वो सिल्वर एंड व्हाइट का देखे कभी वो नेगेटिव्स, पुरानी फोटो के देखे तो नेगेटिव होता है, उसमें देखो ब्लैक सब व्हाइट और व्हाइट सब ब्लैक नजर आते हैं, कान आंखें कुछ और नजर आती हैं, बाकी सब हिस्सा ब्लैक और व्हाइट होता है और आंखें ब्लैक हो रही होती है, वो अपोजिट इमेज बनाता है, तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। आयोडीन के लिए जर्मिसाइड, फंगिसाइड आयोडेक्स में इस्तेमाल होता है, जो कि आजकल शॉर्ट है, और टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनते हैं जिसको पायोडीन बोलते हैं। पायोडीन और आयोडेक्स में इस्तेमाल होता है। आयोडाइज सॉल्ट अगर ना खाएं तो गोइटर की बीमारी हो जाती है, तो आयोडाइज सॉल्ट यूज होते हैं। सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड कॉमन सॉल्ट यूज टू ट्रीट गोइटर, थायराइड इनलार्जमेंट ड्यू टू आयोडीन एफिशिएंसी। और आयोडीन का कौन सा आइसोटोप यूज होता है, आयोडीन 131 आइसोटोप यूज होता है डिटेक्ट द आयोडीन। इंट्रोडक्शन ऑफ नोबल गैसेस, अल्लाह नोबल गैसेस कल करेंगे, ये 6वां 7वां चैप्टर हमारा, 7वें चैप्टर में बहुत टाइम ले लिया, 7वें ग्रुप इंपॉर्टेंट ग्रुप था। कोई क्वेश्चन?
ऑनलाइन वालों या यहाँ क्लास वालों में कोई क्वेश्चन कोई चीज पूछनी हो तो कल हमारे ग्रुप्स खत्म हो जाएंगे। कल हम इनऑर्गेनिक एग्स के साथ भी और चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, कोई और मॉड्यूल भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ये 8वें चैप्टर में इतना टाइम नहीं लगना, सिंपल सा है, थोड़ी सी स्लाइड्स हैं इसकी और ये मुश्किल भी नहीं है, बस ये खत्म हो गया। अगर 5 मिनट और मिल जाते तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, बस इतना ही काम है। तो ये कल 10-15 मिनट में 20 मिनट में हो जाएगा खत्म। उसके बाद हम नया कोई मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट करेंगे।